आज से हम शुरू कर रहे हैं सरफेस टेंशन में कैपिलरिटी। व्हाट? कैपिलरिटी। कैपिलरिटी सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि एक बहुत पतली ट्यूब होती है और वो ट्यूब को किसी लिक्विड में अगर हम डालते हैं तो लिक्विड लेवल आइदर राइज होता है या फिर फॉल होता है। ठीक है, आगे समझ में? तो ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेनिस्कस पर। अगर मेनिस्कस कॉन्केव होता है जिस सॉलिड लिक्विड पैर का, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एक्यूट होता है, तो क्या होता है? राइज होता है। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑप्टिस होता है, यानी मेनिस्कस कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, तो फॉल होता है। आप लोगों ने कैपिलरिटी के एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखे होंगे। एग्जाम्पल्स में इसके बाद में बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको कैपिलरिटी बता देता हूँ। तो कैपिलरी इज व्हाट? कैपिलरी इज व्हाट? ट्यूब ऑफ स्मॉल रेडियस। कैपिलरिटी का मतलब क्या है? राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ठीक है, अब इसको एक तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैपिलरिटी में राइज क्यों होता है, फॉल क्यों होता है। तुम बोलोगे सर आपने तो समझा दिया कि जहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? एक्यूट होगा, वहां पे राइज होगा। तो यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं कॉज ऑफ राइज। राइज कितना होगा और क्यों होगा, एक इनडायरेक्टली। ठीक है, देखिए ये कंटेनर है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और ये कैपिलरी है। ये कैपिलरी, गॉट इट? अब यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, तो आपको पता है कि जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है तो कॉर्नर पर एजेस ऐसे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लिक्विड में पॉइंट ए और पॉइंट बी लेते हैं, ओके, तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होगा? पी नॉट। और अगर मेनिस्कस बी पॉइंट पर ऐसा है तो प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा? पी नॉट माइनस 2T/R। समझ गए? वेयर R इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, नहीं, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये इंप्लाई करता है कि PA इज नॉट इक्वल टू PB। वंस अगेन, सेम होरिजन पर किसी लिक्विड में हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है ना? बट इन दिस कैपिलरी द मेनिस्कस विल बी लाइक दिस बिकॉज द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। तो मेनिस्कस कैसा होगा? मेनिस्कस कैसा होगा? कॉनकेव। मेनिस्कस कॉनकेव होना चाहिए। ठीक है, उससे एक फ्रॉड आ जाता है कि सेम ओरिजिन पे दो पॉइंट पर प्रेशर क्या हो गया? अनइक्वल हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा हमारे से नहीं होता दोस्तों, नेचर ही अपने आप वहां पर प्रेशर इक्वलाइज करेगा। नेचर ही यहाँ पर प्रेशर इक्वलाइज करेगा। ऐसा होगा ही नहीं कि वो लिक्विड वहां तक रहेगा। क्या होना चाहिए यहाँ पे? प्रेशर बी पॉइंट पर भी किसके बराबर होना चाहिए? पी नॉट के बराबर। अब प्रेशर बी पॉइंट पर भी पी नॉट के बराबर कैसे हो सकता है?
तो जो डिफिशियंसी ऑफ द प्रेशर हुआ है, कितना हुआ है डिफिशियंसी ऑफ प्रेशर? 2T/R। वेरी गुड। तो ये 2T/R दैट इज बैलेंस, दैट इज मेंटेन बाय द फ्लूइड दैट इट विल रेज। आया समझ? आया बेटा समझ में? तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? P0। यहां पर प्रेशर क्या होगा? P0 माइनस 2T/R। गॉट इट? और ये यहां से आप कितना उठ गया था लिक्विड? H हाइट, है ना? बट इन प्रैक्टिस लिक्विड राइजेस बाय हाइट H। गॉट इट? लिक्विड कितना उठता है दोस्त? H हाइट। ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता। लिक्विड में एक शक्ति जो है वो क्या कर देती है? उसको उठा देती है। और वो शक्ति कौन सी है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। वो शक्ति कौन सी है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। आया समझ में? तो ये शक्ति जो है वो लिक्विड को उठाती है प्रेशर एट पॉइंट बी नाउ। नाउ का मतलब जब फ्लूइड उठता है ना उसके बाद में, हाँ बेटा, प्रेशर एट पॉइंट बी नाउ क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ से यहाँ पर आए तो प्रेशर क्या हो गया? प्लस बी पर अब आए, प्लस बी पर अब आए तो प्रेशर एट बी क्या हो गया? H rho G एड हो। गॉट इट? तो इस तरह से प्रेशर एट A इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर एट B। प्रेशर एट A कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर एट B कितना है? P0 माइनस 2T/R प्लस H rho G। इससे कौन मिलेगा? ये कैंसिल हो जाएगा और इससे मुझे 2T/R इज इक्वल टू H rho G मिलता है। यानी कि यहाँ पे लिक्विड कितनी हाइट उठता है यह निकल जाता है। तो H इज इक्वल टू क्या होगा? 2T/R rho G। समझे? तो द रीजन, एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है अभी जो मैथमेटिकली समझाया है कि इफ द मेनिस्कस इज लाइक दैट देन द प्रेशर एट टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट विल नॉट सेम, और उसको मेंटेन करने के लिए लिक्विड जो है वो उठ जाता है। दैट इज कॉल्ड राइज ऑफ द लिक्विड, कैपिलरी एक्शन, है ना बेटा? अब उसके बाद में होता है गिरना, किसका? द्रव्य का। तो फॉल ऑफ द लिक्विड क्या आएगा? फॉल ऑफ लिक्विड। इसके लिए एग्जांपल्स क्या होंगे? मर्क्यूरी एंड ग्लास। तो ग्लास की कैपिलरी को मरकरी में डुबाते हैं तो वो क्या हो जाती है? डूब जाती है ना? किसी ग्लास की कैपिलरी में अगर मरकरी को हम इंसर्ट करेंगे ना तो मुश्किल होता है, ठीक है? अब उसके लिए आपको जैसा पहले समझाया था वैसे ही समझाना पड़ेगा, करेक्ट है ना? ये क्या है? कैपिलरी। इसके अंदर हम मरकरी लेकर आता है तो मरकरी, मर्क्यूरी, है ना? तो मर्क्यूरी मर्क्यूरी कुछ इस तरह का रहेगा। समझे? ये मर्क्यूरी की फीलिंग्स आ गई, समझा? दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। प्रेशर एट ए कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इट इज जस्ट बिलो टू द लिक्विड एंड द अपर सरफेस इज व्हाट? फ्लैट। कल आपको मैंने एक्सेस इन प्रेशर समझाया था तो उसमें ये कहा था कि प्रेशर एट बी, बी के ऊपर की कर्वेचर आर है। इस कैपिलरी की रेडियस आर नहीं है, इस जो शेप है ना यहाँ पर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है।
तो यहाँ पे प्रेशर एट बी क्या होगा, पी नॉट प्लस 2t बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो फ्रॉड आ गया अपने सामने, है ना, ये तो फॉल्स रिजल्ट आ गया। क्या, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, पी ए इज इक्वल टू पी बी होना चाहिए। अब पिछली बार जो है ना, नेचर यहाँ पर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। अब इसको इससे बराबर करना है, तो देखो ये अपन नहीं करते, ये नेचर करता है। नेचर में जो हो रहा है उसको कौन एक्सप्लेन करता है, फिजिक्स। ठीक है, कि यार यहाँ का प्रेशर कैसे कर दिया जाए कम, या तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दें, पी नॉट से भी कम कर दें। जैसे पिछली बार क्या लिक्विड लेवल बढ़ा है, अगर तू यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर देगा, पी नॉट माइनस 2t बाय आर कर देगा, और फिर इधर प्लस 2t बाय आर हो जाएगा, तो पी नॉट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम हो नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी इस तरह से होती है कि लिक्विड लेवल क्या होता है, फॉल होता है। लिक्विड लेवल क्या होता है, फॉल हो जाता है, और लिक्विड लेवल यहाँ पर पहुँच जाता है। नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पहुँच जाता है। ये क्या होता है, फॉल ऑफ लिक्विड हो जाता है। आया समझ में। अब हम इसके ऊपर, अब यहाँ पर क्या आ जाती है, एयर आ जाती है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, पी नॉट हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया B1 और ये पॉइंट हो गया A1। तो प्रेशर एट A1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रेशर एट B1। क्यों होना चाहिए, क्योंकि B1 और A1 दोनों सेम ओरिजिन पर। देखो प्रेशर एट B1 क्या होगा, उसके ऊपर क्या है, एयर है, तो वहाँ पर पी नॉट प्लस 2t बाय आर। प्रेशर एट ये A1 ये कितना गिरा, H, तो ये क्या होगा, पी नॉट प्लस H रो जी, ये कैंसिल हो गया। तो इट इज़ व्हाट, एक रिजल्ट आ गया जो कि सेम था पहले भी, T इज इक्वल टू क्या आएगा, आर एच रो जी अपॉन, समझ गए। तो इन दिस वे आपको क्या मिलेगा, राइज और फॉल का एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, साथ साथ में समझो, पहला प्रायोरिटी ये रहे, समझो। फिर उसके बाद में जब उसको कॉपी करो ना, तो बातें नहीं करते हुए आप पूरा की पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। एक ही चीज़ को दो बार आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। एक बार उसके पहले सॉल्विंग करने के पहले पूरा दिमाग में फिट करो, अप्लाई करो, दिमाग बढ़ता है। किसी का 20 दिन में बढ़ता है, किसी का 3 महीने में बढ़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब उसको तकलीफ़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो सही टेक्निक्स नहीं लगा रहा है। अब उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये इसी पर बेस्ड है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स का 10th के कंट्रीब्यूशन आ जाते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह के थोड़े बहुत कंसेप्ट आ जाते हैं, है ना। और ये कंसेप्ट है कि सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी वो तो हो गया, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेस, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी राइज मेथड, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी राइज मेथड, है ना, इम्पॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में करा था, और यही एकमात्र प्रैक्टिकल था जो मैंने नहीं किया था। बाकी के सारे 17 प्रैक्टिकल होंगे, 16 प्रैक्टिकल कर लिए थे, और ये वाला ही प्रैक्टिकल नहीं करा था।
तो जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुई, सिंसियरिटी से होती है वहाँ पर, तुम्हारे जैसा नहीं कि मार्क्स पहले से डिसाइडेड होते हैं। जो 2 प्रैक्टिकल करना होते थे, पहला प्रैक्टिकल की चीट उठाते हैं और दूसरा प्रैक्टिकल चॉइस पर होता है कि आपको क्या करना है। पहला प्रैक्टिकल की चीट उठाई, यही आ गया, है ना। चतुर्वेदी सर जो है वो फिजिक्स के बहुत ही अच्छे टीचर और वो मेरे गुरु भी हैं। उनको मैंने बोला कि सर मेरे को सारे आते हैं, यही वाला नहीं आता, ये मैंने नहीं करा। तो उन्होंने कहा कि मोहित, अगर मैंने तुझे चेंज करके दे दिया तो पूरी क्लास के बच्चों को कौन हैंडल करेगा। इससे अच्छा है कि तू इसको कर ले, तेरे को तकलीफ़ आती है तो मैं आकर तुझे हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ओके, प्रैक्टिकल पढ़ा हुआ था, वो पहली बार कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सोचा कि यार ऐसे भी अपन जो है वो किसी प्रैक्टिकल को कैसे करते हैं, पहले घर से खुद पढ़कर आते हैं, समझते हैं और यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। नहीं आता है तो टीचर की हेल्प ले लेते हैं। आज का दिन भी यही है, ठीक है। हो सकता था कि मेरे को वो प्रैक्टिकल जो मेरा छूटा था, तो मैंने मुझे ईश्वर जो है वो यही चाहता होगा कि यार ये क्यों छोड़ के रखा, ये भी कर लेना, है कि नहीं। तो इसलिए एग्ज़ाम में आ गया, हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करना है। किससे? कैपिलरी राइज मेथड से। तो कैपिलरी राइज मेथड से सरफेस टेंशन डिटरमाइन करना है। अभी मैं यहाँ पे राइज का एक्सप्लेनेशन जो है वो लैंग्वेज में दूंगा, फार्मूला डिराइव करूंगा सरफेस टेंशन के लिए। तुम बोलोगे सर सरफेस टेंशन के लिए फार्मूला आपने निकाल के दिया था, RH rho g अपॉन 2। तो इसमें थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से समझाते हुए फार्मूला डिराइव करूंगा। यानी कि वो पहले एक्सप्लेनेशन था कि व्हाई द लिक्विड लेवल राइजेस, द रीजन इज व्हाट, कंसेप्ट क्या था उसके लिए कि 2 सेम पॉइंट पर प्रेशर सेम होना चाहिए। उस तरह से मैंने एक्सप्लेन करा था, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बेटा ये हम लोग क्या कर रहे थे, घर पे से निकलते थे तो पढ़ के निकलते थे कि यार बॉस एग्ज़ाम है, एक प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो क्या करें, रिस्क ले कि जाकर जो भी होगा वो देख लेंगे। अगर मैं उसको छोड़ देता, घर से पढ़कर ही नहीं निकलता कि ऐसे भी 16 तो आते हैं यार, एक ही नहीं आता है, ऐसे भी उसका आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझे दोस्त। यहाँ पर ये लिक्विड, ओके। अब बेसिकली क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, नेसेसरी नहीं है वाटर, लिक्विड भी ले सकते हैं, गॉट इट। लिक्विड मॉलिक्यूल्स पुल्स ग्लास, या सॉलिड भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। यहां पर क्या होता है कि सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड के मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल को खींचते हैं, है ना, अलोंग टेंजेंट, है ना, ड्यू टू सरफेस टेंशन। आया समझ। तो दीवार पर चढ़ना चाहता है तो क्या करेगा, दीवार को खींचेगा नीचे। पेड़ पर चलना चाहता तो क्या करेगा, पेड़ को खींचेगा नीचे। पेड़ नीचे नहीं है ना, क्या होगा, आप ऊपर चल जाओ। तो वाटर मॉलिक्यूल्स पुल्स द, है ना, और सेम इज बाय न्यूटन थर्ड लॉ, ग्लास molecules pulls
water molecule in upward direction. ग्लास क्या है? फिक्स है, और वाटर क्या है? मोबाइल. बट वाटर यानी लिक्विड जो भी होगा इज मोबाइल इन नेचर, therefore water rises like a piston. जैसे अगर हम किसी का ब्लड निकाल रहे हैं इंजेक्शन देकर, तो वहाँ पर सिरिंज को इंसर्ट करते हैं और पिस्टन से खींचना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? लाइक ए पिस्टन जो है ब्लड बाहर निकलता जाता है. तो यहाँ पर जो है ना, ये लिक्विड जो है वो उठता है ना. ये लिक्विड कहाँ तक उठता है बेटा? जहाँ तक उसकी इच्छा है वहाँ तक नहीं, कुछ तो बैलेंस होगा ना बेटा. तो लिक्विड क्या होता है? उठता है. लिक्विड राइजेस, है ना. ये राइज होकर यहाँ पर क्या जाता है? नाउ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम. राइज होता है और उसके बाद में लिक्विड कहाँ पर आ जाता है दोस्त? इक्विलिब्रियम. ठीक है. जैसे अगर मान लो कि मेरे को किसी चीज़ को उठाने के लिए जो फोर्स लगाया है, वो फोर्स ऊपर वाला ज़्यादा है और नीचे वाला कम है, तो कब तक उठेगा? जब तक फोर्सेस बैलेंस नहीं हो जाता. तो यहाँ पर बेटा ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है वो क्या लग रहा है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है. इट इज़ द, ये जो टी है, ये टी है, ये पूरे उस पर ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है. लेकिन ये सिर्फ दो जगह नहीं लग रहा है, पूरे के पूरे पाइप पर लग रहा है, पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस पे लग रहा है. कुछ इस तरह से जाएगा. गॉट इट? तो ये जो टी एंड टी है वो कौन लगा रहा है? ये ग्लास लगा रहा है लिक्विड. सेम फोर्स कहाँ पर लगा रहा है? कौन लगा रहा है? लिक्विड ग्लास पर. ये एंगल कितना है? थीटा. ये एंगल कितना है? थीटा. थीटा क्या है बेटा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहां पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा कि प्रैक्टिकली क्या होता है. लिक्विड लाइक ए पिस्टन उठ जाता है और यहां पर क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है. गॉट इट? ठीक है. तो ये एक्सप्लेनेशन एक और है किसका? कैपिलरी राइज का. पिछला वाला एक्सप्लेनेशन किससे दिया था? प्रेशर से. अभी वाला एक्सप्लेनेशन क्यों कैसे बताया है? कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स यानी सरफेस टेंशन से. करेक्ट. अब हमें यहाँ पर एक चीज और समझ में आ गई कि लिक्विड जहां तक उठता है वहां पर उसकी टेंडेंसी क्या होती है? फोर्सेस को बैलेंस करने की, इक्विलिब्रियम में लाने की. समझा? देखा जाए तो ये लिक्विड का कॉलम को होल्ड कौन कर रहा है? ऐसा कभी देखा है कि ये लिक्विड का कॉलम ऐसे बढ़ गया यहाँ पर? इसको होल्ड कौन कर रहा है? तो उसको होल्ड करने के लिए अब मैं एक बार और एक्सप्लेनेशन देता हूँ. ठीक है. हमें यहाँ पर अपवर्ड फोर्स कौन लगा रहा है? सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन को भी हम किस तरह से समझेंगे फोर्स लगाते हुए, वो निकाल लेते हैं. और वो किसको बैलेंस करेगा बेटा? वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम को. वो किसको बैलेंस कर रहा है? वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम को. तो बस यही दो चीजें हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम में. तो कुल मिलाकर जो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, सरफेस टेंशन के कारण, टी के दो कंपोनेंट आ जाते हैं. एक कंपोनेंट आता है टी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट आ जाता है टी साइन थीटा. ये टी का दो कंपोनेंट आएगा, एक टी कॉस थीटा आएगा दोस्त और एक टी साइन थीटा आएगा. कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं. टी हैज टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज द टी कॉस थीटा. टी कॉस थीटा को विजुअलाइज कराऊं. ये पाइप हो गया. ये पाइप कैपिलरी की रेडियस मैंने मान ली आर है. क्या है? आर है. यस और नो? ये क्या होगा? टी कॉस थीटा
टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा कहाँ पे लग रहा है? ये पाइप की पेरीफेरी पर ऊपर 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 ऊपर, है ना? तो ये नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या है बेटा? टी इंटू लेंथ, सॉरी टी कॉस थीटा इंटू लेंथ। R is the radius. Capital R is the radius of capillary. Small r is the radius of meniscus. समझा? दूसरा T sin थीटा, ये T sin थीटा जो है ना बेटा वो कैंसिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने टॉप व्यू से देखा, कहां से देखा? टॉप व्यू से, टॉप व्यू से पाइप को देखूंगा तो मुझे कैसी दिखेगी? सर्कुलर दिखेगी टॉप व्यू से। ये कौन सा था? साइड व्यू। तो टॉप व्यू से देखने पर ये जो लग रहे हैं ना टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, देखो ये टी साइन थीटा ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और ये सब क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कैंसल। अच्छे से लिखो रे सर, कैंसल ईच अदर। ओके, एंड यहां पर कोई मजाक तो है नहीं कि लिक्विड में ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? टी कॉस थीटा इंटू 2πr। वो फोर्स किसी को बैलेंस करेगा। अगर वो यहां पे लगेगा तो किसको बैलेंस करेगा? किसी को भी नहीं, यहां पे इस पॉइंट। तो बेसिकली सिंपल से मैथ्स है कि ये जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। कौन सा वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम? एडिशनल वेट ऑफ द लिक्विड। तो तुझे एडिशनल वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम निकालना है ना, तो ये है, यहां से यहां तक का एडिशनल वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो एडिशनल वेट ऑफ लिक्विड कॉलम निकालने के लिए अपने को कहां जाना पड़ेगा? 10th में जाकर अपने को याद आएगा, आहा ये बात, ये मैंने क्या करा? उसको इनलार्ज कर दिया। ये जो हाइट है ना ये वाली होती है, समझा? तो यहां पर इतने पार्ट का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तू बोलेगा कि सर यहां पर क्या है? मैं बोलूंगा लिक्विड है, तो इधर का वॉल्यूम क्या आएगा? V2। अब इतने पार्ट का वॉल्यूम निकालना है तो ये क्या होगा? हेमिस्फीयर। तो ये टोटल क्या होगा? सिलेंडर, और सिलेंडर में से एयर इन हेमिस्फीयर को माइनस करो। ये सिलेंडर की हाइट किसके बराबर होगी? आर के बराबर ऑलमोस्ट, ठीक है? तो यहां पर हाइट आ जाएगी पाई आर स्क्वायर आर माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम क्या आएगा लिक्विड का? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट? तो वेट ऑफ, कौन सा वेट? एडिशनल वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, ये किसके बराबर हो गया? V1 प्लस V2 रोज। समझा? यानी अब हम लास्ट स्टेज पर आ गए। ऐसे भी दो ही स्टेप से बेटा। पहला है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंस बाय एडिशनल वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, है ना? यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन किससे बैलेंस हो रहा है? एडिशनल वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम से बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे
नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, एडिशनल वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। समझ गए? एडिशनल नेट अपवर्ड फोर्स क्या आ रहा है, 2πr इंटू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू V1 प्लस V2 में बेटा कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, H प्लस आर बाई 3 रो जी। पाई आर से पाई आर गया तो क्या आया, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या आया, R इंटू H प्लस आर बाई 3 रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पर एग्जैक्टली होता यह है कि H नॉर्मली वेरी वेरी ग्रेटर देन R होता है, क्योंकि कैपिलरी राइज जो है H ज़्यादा तब होगा जब R कम होगा, और कैपिलरी में नॉर्मली रेडियस कम ही होती है। तो हम R/3 को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, और R/3 को मैंने निग्लेक्ट कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RH रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। तुम बोलोगे सर पिछली बार आंसर आया था स्मॉल r h रो जी अपॉन 2, अब की बार आया है कैपिटल R h रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। पिछली बार स्मॉल r किसके बराबर था, रेडियस ऑफ मेनिस्कस के बराबर था। अभी मैंने कैपिटल R क्या बताया, रेडियस ऑफ कैपिलरी। 2010 की जेई में जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक बच्चे को आउट ऑफ 127 मार्क्स फिजिक्स में आए, और उस बच्चे ने इस क्वेश्चन में इस टाइप के पैसेज में -2 लिया, जबकि उसको +6 आना था, है ना। और उसने क्या करा, ये मैंने बताया भी था कि कैपिटल R और स्मॉल r में डिफरेंस है ना, और वही गलती उसने करके आई। ठीक आया समझ में? तो यहाँ पर मैंने कैपिटल R अलग से लिया है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, स्मॉल r रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब उसमें इन दोनों में रिलेशन, गॉट इट। तो एक बहुत अच्छी कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक, ओके बेटा। समझ गए? यस। तो दोस्तों यहां पर ये क्या है, मेनिस्कस, ओके। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कहाँ लगेगा, यहां पर, यहां, समझ में है? इधर भी लगेगा, सेम रिपीट हो रहा है। देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन जहां पे जाती है और इसके परपेंडिकुलर लाइन जहां पे जाती है, समझ में आ रहा है? ये कर्वेचर है, कर्वेचर के परपेंडिकुलर लाइन जहां पे जाएगी वहां पर सेंटर होगा किसका, ये O क्या है, सेंटर ऑफ मेनिस्कस, गॉट इट। रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितनी है, स्मॉल,
रेडियस ऑफ कैपिलरी कितनी है, कैपिटल है। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर क्या होगा, क्या होगा, जस्ट मिनट, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये एंगल थीटा नहीं है ना, ये एंगल थीटा नहीं है। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, थीटा। तो जब ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, आर अपॉन, समझा। तो T इज इक्वल टू क्या आया था तेरा, आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। आर अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। तो T इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन 2, है ना। ये गलती हुई, और ये मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन जो है वो हम एक अलग से बताते हैं, जैसा अभी बताया था। आप 2008 की भी बच्चे की कॉपी उठा कर देखोगे ना, तो ये कंसेप्ट दिखेगा, समझ में है। 8 मार्क्स बढ़ने से उसको अंडर 100 तक पहुंच जाता रैंक, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर आपको ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन समझ में आ गया। दोनों फार्मूला एक तरह से सही है ना। हम लोग फार्मूला कौन सा याद रखते हैं पता है, T इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा, ये याद रखते हैं। क्यों, क्योंकि नॉर्मली रेडियस ऑफ मेनिस्कस कोई क्वेश्चन में देता नहीं है, रेडियस ऑफ कैपिलरी देता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, आपको मेमोराइज किसको रखना है, इसको रखना है। तो दिस इज द कैपिलरी राइज मेथड, है ना, जिससे हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन निकालते हैं। अब तुम बोलोगे सर थोड़ा सा वो, जब आपने प्रैक्टिकल किया था तो आपने फिर कैसे किया। तो जब मैंने पहली बार इस प्रैक्टिकल को करा तो मुझे क्या था कि निकालना क्या था पता है, एच निकालना है और आर निकालना है। क्योंकि थीटा क्या था, वाटर और ग्लास था। तो थीटा कितना था, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मुझे सिर्फ 2 चीज़ें निकालनी थी, रेडियस ऑफ कैपिलरी और हाइट। तो इन दोनों को मेजर करने के लिए एक माइक्रोमीटर स्क्रू का यूज़ किया जाता था, है ना। माइक्रोमीटर स्क्रू में ऐसे क्रॉस सेक्शंस होते थे, ये एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जैसे आप देखते हो ना मूवी में कि किसी को शूट करने के लिए वो आया था, तो वैसा एक माइक्रोमीटर स्क्रू होता था जो कि वर्टिकली भी मूव होता था और हॉरिजॉन्टली भी मूव होता था, और उससे वो मेजरमेंट करते हैं। ये माइक्रोमीटर स्क्रू में क्या होता है कि 1 मिलीमीटर को भी 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसका लीस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर नहीं होता, 0.01 मिलीमीटर होता है ना। 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एनीवे वो अगर आपको नहीं भी आए तो चलता है, क्योंकि इस तरह के एपैरेटस जो है बाद में मैं आपको स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स बताऊंगा। तो क्या होता था कि हम जब हाइट मेज़र करते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो माइक्रोमीटर स्क्रू की रॉड को यहाँ पे लेकर आते हैं और जो इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसको इसके साथ कोइंसाइड करते हैं, तो उससे स्केल की एक रीडिंग आ जाती है। फिर उसके बाद में उसको मूव कराते हैं, और ये वाला जो पार्ट है, इसका ये नीचे वाला कर्वेचर को टच करने वाला टेंजेंट, ये वाला यहाँ पर, उसकी रीडिंग मेजर करते हैं। तो इन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस क्या आ जाता है, एच आ जाता है। और रेडियस निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए क्या होता था कि ये जो पाइप है ना, वो ऐसा जाता है, ये पाइप होता है। रेडियस का मतलब क्या है, इनर रेडियस है, नॉट ऑफ आउटर रेडियस। गॉट इट। तो यहां पर अपन क्या करते थे, सुनिए, जो माइक्रोमीटर होता था ना, उसको, उसके जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस हैं, एक ये वाली रीडिंग लेते थे R1, और एक
ये वाली रीडिंग लेते थे R2। आउटर रेडाई थोड़ी नहीं वैसे था ना, इधर रेडाई। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाता था? रेडियस ऑफ कैपिलरी। ऐसा और यहाँ पे भी करते थे। ये एक रीडिंग ले लेते थे, ये दूसरी रीडिंग ले लेते थे। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ जाता था? नहीं, इस तरह का जो पाइप है एक जगह होल्ड होता था इस हॉरिजेंटली, और फिर उसके बाद में माइक्रोमीटर को उसके पास में ले जाकर 2 रीडिंग्स ये लेना पड़ती थी, 2 रीडिंग्स ये लेना पड़ती थी। बस जिसको वो रीडिंग लेना आती है तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो कोई इशू नहीं है ना। आगे अब आता है कैपिलरी राइज मेथड। समझ में आ गई आपको बेटा, है ना? सेम रिपीट है, उसको 2 बार पढ़ा दिया एक तरह से मैंने, ठीक है। एक पिछला भी है, तुम बोल सकते थे कि सर ऐसे भी डेरिवेशन जो है वो कौन देखने वाला है, क्योंकि आप तो उस चीज को ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि बोर्ड्स में ये डेरिवेशन तुमको आएगा, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड के 12th में है सरफेस टेंशन, और वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि इसका डेरिवेशन बताओ। तो ये आपको मैंने जो दूसरा वाला पार्ट बताया वह करना है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर एक इंक्लाइंड कैपिलरी होती है तो उसमें लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, समझा? तो क्या बता रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इन इंक्लाइंड और रेगुलर कैपिलरी। गॉट इट? इंक्लाइंड कैपिलरी हो या इरेगुलर कैपिलरी हो, रेडियस सेम है दोस्त, उसमें लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है। हाँ देखिए, ये है कंटेनर, इसके अंदर सेम रेडियस की कैपिलरीज हम लोग रखते हैं। ये एक कैपिलरी होगी, ये दूसरा कैपिलरी हो, ये कौन है? दूसरा कैपिलरी। ये कौन है? तीसरा कैपिलरी। तो इस तरह से सेम रेडाई की है लेकिन अलग अलग कैपिलरी है। अब इनमें ये लिक्विड यहां तक, अगर यहां का लिक्विड यहां तक बढ़ता है एच हाइट तक, तो कंसेप्ट क्या होता है? वे upward force due to surface tension is balanced by additional weight of the liquid. अब यहां पर लिक्विड क्या लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम h ही होगा? नो, इट विल राइज। यहां पर क्या होगा? लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम होगा l, और इस कैपिलरी का वर्टिकल के साथ में एंगल आएगा थीटा। यह हाइट स्टिल h है। तो तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहां पर तो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम बढ़ गया ना, क्योंकि कैपिलरी, लेकिन वो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम बढ़ गया, लेकिन उसका ये कंपोनेंट जो है वो कम हो गया, और वही फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन से बैलेंस हो रहा है। यानी एक तरह से ये मानो कि एक इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, समझा? तो वो ब्लॉक को नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नॉट वेट, वेट का कंपोनेंट, समझे? और वो वेट का कंपोनेंट इस लेंथ एल के, यानी कि यहां पर वो वेट को बैलेंस करेगा। यहां पर भी क्या होगा? सेम थिंग होगा, यानी क्या होगा? लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इंक्रीजेस। ये कंसेप्ट समझ में आ गया?
but height remains same. हाइट रिमेन्स. तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है. ये तो कंसेप्चुअल पार्ट हो गया. ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि फाइंड एल. तो सुनिए, यहां पर एज बाय एल क्या होगा? कॉस थीटा. तो एल विल बी इक्वल टू व्हाट? एज बाय कॉस थीटा. तो द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम इज व्हाट? एज बाय कॉस थीटा. समझ गए? तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी ऑफ सेम रेडियस विल बी द सेम. अगर तू इस कैपिलरी को उठाएगा तो क्या होगा? हाइट उतनी ही रहेगी. अगर तू उसको लोअर्ड करेगा थोड़ा तो भी हाइट इतनी रहेगी. तू इंक्लाइन करना शुरू कर देगा तो क्या होगा? लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम बढ़ता जाएगा. लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बट हाइट विल रिमेन्स सेम. तो ये कंसेप्ट जो है वह भी अच्छा कंसेप्ट है. इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम इनसाइड द कैपिलरी कितना होगा? दैट विल बी एच अपॉन कॉस थीटा. थीटा विद द वर्टिकल है, ये ध्यान रखना. अगर हॉरिजॉन्टल के साथ होगा तो आंसर एच बाय साइन थीटा जाए. शाबाश. अब उसके बाद में हम लोग एक और लॉ पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड जूरिन्स लॉ. है ना? नाम अच्छा है ना? कौन सा लॉ है? ठीक है, जूरीन है, जरीन है, पता नहीं, है ना? तो जूरिन्स लॉ क्या है कि अगर कोई कैपिलरी, किसी मटेरियल की कैपिलरी बनाई है बट उसकी रेडियस अलग अलग है, तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या क्या होगा? है ना? क्या अलग अलग है? रेडियस ऑफ कैपिलरीज अलग अलग है, तो हाइट क्या क्या होगी? तो यहाँ पर लिक्विड मटेरियल ऑफ कैपिलरी बी सेम, but capillaries of different radius. अलग अलग रेडियस की कैपिलरी. फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा. लिक्विड और सॉलिड पेयर सेम है, T सेम होगा, थीटा सेम होगा, रो सेम होगा, जी सेम होगा. ये क्या है? सेम टू सेम है सारी के लिए. तो इसका मतलब क्या होगा? R इंटू एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. जब ये सारे सेम है तो क्या होगा? रेडियस ऑफ कैपिलरी एंड हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट आएगा. तो इसको समझाने के लिए अपने को ये कंटेनर, ये कैपिलरी नंबर 1, ये कैपिलरी नंबर 2, ये कैपिलरी नंबर 3, बहुत है. ज़्यादा भी बनाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? समझने वाले समझते हैं, जो ना समझे समझ गए. तो ये इज्जत से मैंने क्या करा? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बताया? एक्यूट बताया. सबसे ज़्यादा लिक्विड लेवल इसमें बढ़ेगा, उससे कम इसमें बढ़ेगा, उससे भी कम इसमें बढ़ेगा. तो यहाँ पर रेडियस क्या है? R1. हाइट क्या है? H1. यहाँ पे रेडियस क्या है? कैपिलरी की R2 है. यहाँ पर हाइट क्या है? H2 है. यहाँ पर रेडियस क्या है? यहाँ पर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या है? S3. तो क्या आया? R1 H1 इज इक्वल टू क्या आएगा? R2 H2 इज इक्वल टू क्या आएगा? R3 H3. तो दिस लॉ
व्हाट इज द आर इंटू एच का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, एच क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है, ये आर और एच। इसका मतलब क्या है, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इससे जेरिन ने, जूरिन है, जेरिन है, बॉय है, गर्ल है, जाने दो, एच है आर, एच है आर। और इसका उसने जो ग्राफ बनाया था ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी आर टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू वेरी हाई, एंड आर टेंडिंग टू वेरी लार्ज, एच टेंडिंग टू जीरो, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडियस होगा तो वो कंटेनर जैसे हो जाएगा, तो उसकी रेडियस क्या होगी, हाइट क्या होगी, सॉरी, जीरो। समझ में आया? तो ये था जूरिन्स लॉ, ठीक है। इसके बाद में आता है एक कैपिलरी जो इनसफिशिएंट हाइट की। अगर मान लो कि किसी दिन जो है वो संस्कार के पास में एक तलवार आ गई, है ना, और उसने क्या करा, इसका सर कलम कर दिया, किसका, कैपिलरी। आया समझ में? ठीक, अच्छा है, तेरे हाथ में ही संस्कारी तलवार है, तो कुल मिलाकर तूने क्या करा, इसको कट कर दिया। अब कट कर दिया तो क्या इमेजिन करेगा, है ना, जैसे अगर किसी का गर्दन उड़ाएंगा तो वहाँ से खून की धाराएं निकलेगी। एक्सपेरिमेंट करके मत देखना, है ना, आ गया समझ में? क्योंकि ऐसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा अहिंसावादी हूँ, है ना। तो कुल मिलाकर बेटा, जब हमने इसको कट करा ना तो लिक्विड लेवल ऐसा फाउंटेन जैसा बढ़ेगा, है ना, ऐसे ही होना चाहिए। ये गर्दन नहीं है, हाँ, कि उसको उड़ाने पे ब्लड ऐसे जाता है। सुनिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या लिखा है, दिख रहा है ना, अपर्याप्त हाइट की कैपिलरी, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को सीखने में हमने क्या किया, सुनिए, ये कैपिलरी नंबर 1, ये इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी हो जाएगी, ये भी इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी हो जाएगी, ये भी इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी हो जाएगी, ये भी इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी। ये 4 कैपिलरी हैं बेटा। यहाँ पर सुनो, ये लिक्विड, ये इसमें लिक्विड का कॉलम कहाँ तक उठता है दोस्त, यहाँ तक, समझा? तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट कैपिलरी हो गई, ये सेकंड कैपिलरी हो गई, ये थर्ड कैपिलरी हो गई, ये फोर्थ कैपिलरी हो गई। ये 4 कैपिलरी कुछ ऐसा शो कर रही है कि यहाँ पर लिक्विड लेवल जो है वो कैसे फाउंटेन के फॉर्म में बाहर निकले। इट इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, इसमें यहाँ पर नो राइज, एक तरह से राइज नहीं हो, कैपिलरी भी तुम्हारी जैसी है, अरे यार जेई नहीं हो रहा है, जाने दो, है ना, उसको पता है कि कैपिलरी जो है ना वो क्या है, इनसफिशिएंट हाइट की, तो कौन उठे वहाँ तक जाए लिक्विड लेवल, तो लिक्विड लेवल क्या बोलेगा, वहीं पे रुक जाएगा। आया समझ, बैठा रहेगा ऐसे, ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पे या तो वो फाउंटेन के फॉर्म में, ये ऑप्शन से हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना। गॉट इट? ठीक है। तीसरा आंसर है कि लिक्विड लेवल जो है वो उठेगा और यहाँ पे आंसू बहाएगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। यानी कहने का मतलब ये है कि कैपिलरी में इनसफिशिएंट हाइट की होगी ना, तो वो टॉप पर आकर फिर ऐसे रोती रहेगी। म्हणजे समझ गए ना यार?
ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप्स के फॉर्म में लिक्विड आउट होगा, ये सी आंसर है ना। डी आंसर है कि कैपिलरी में लिक्विड लेवल जो है वो यहाँ तक आएगा और ऐसा होकर रुक जाएगा। क्या सही आंसर है? थर्ड, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, रॉन्ग है, बह गए। हाँ, फोर्थ भी रॉन्ग है, फाउंटेन के फॉर्म में उठेगा है ना, ये भी रॉन्ग। हाँ, सभी रॉन्ग, ठीक है, आया समझ। ये क्या है, सभी रॉन्ग। तो करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है, ये ऑल इनकरेक्ट है बेटा, है ना। ये तो खैर हम लोग आज से नहीं 20 साल से बहुत सारी जगह जो है ना वो बच्चों से, जो कोई ऐसा समझता है कि हाँ थोड़ा सा तुरम खाएं, तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लेते थे रास्ते चलते हुए कि बेटा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। सीरीज है ऐसे क्वेश्चंस की। एनीवे, अब क्या होता है कि लिक्विड लेवल जो है वो यहाँ पे जूरियस लॉ को फॉलो करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। आया समझ में। तो T इज इक्वल टू क्या है दोस्त, आर एच रोज अपॉन 2 कॉस्ट। यहाँ पर क्या है दोस्त, आर एच रोजी अपॉन 2 कॉस्ट, या कैपिटल आर एच रोजी अपॉन 2 कॉस्ट अपॉन 2 ओनली। तो बेटा क्या होता है कि यहाँ पर जब कैपिलरी इनसफिशिएंट हाइट की है, कैपिलरी क्या है, इनसफिशिएंट हाइट की है, तो मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझाना चाहूँगा। गॉट इट, समझ गए। ओके बेटा, ये लिक्विड समझ रहे हैं। ये थीटा होता है, ये टी होता है। ये लिक्विड की हाइट कितनी होती है दोस्त, एच। लेकिन लिक्विड यहाँ पे कैपिलरी इनसफिशिएंट हाइट की हो गई, यानी कैपिलर की हाइट क्या हो गई, एच वन। कैपिलरी की हाइट क्या हो गई, एच वन। यहाँ पे कैपिलरी की हाइट क्या है, एच से ज़्यादा है जो बाहर है। तो यहाँ पर वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बैलेंसेस बाय द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। कौन सा, एडिशनल वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। लेकिन जब कैपिलरी इनसफिशिएंट हाइट की होगी तो यहाँ पर जो कर्वेचर है ना, पिछली बार की कर्वेचर जो आती थी ना बेटा, वो कुछ इस तरह की आती थी। अभी यहाँ पे कर्वेचर की रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो बढ़ गया। मैं सब समझा दूंगा। दिस अच्छे से समझाने के लिए करना पड़ता है। दिस, ये कैपिलरी हो गई। यहाँ पर लिक्विड कॉलम जो है ये पहले इतने रेडियस का था, अब उसकी रेडियस क्या हो गई है, R1। जब रेडियस बढ़ जाएगी तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कहाँ लगेगा, इधर इधर लगेगा। गॉट इट, समझ में आया। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का थीटा बढ़ जाएगा, ये थीटा डैश बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे टी कॉस थीटा डैश। एंगल कॉस बढ़ने से वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस बढ़ने से, एंगल बढ़ने से क्या हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है। तो अब क्या है कि इसका कार्यक्रम क्या होगा, इधर की तरफ इफेक्ट कम हो जाने के कारण
अपवर्ड फोर्स कम हो जाएगा और वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर और वहाँ पर अंतर क्या है, मैंने आपको देखो कितना उल्लू बनाया कि ऐसा मेनिस्कस हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा चॉइस में था। लेकिन यहाँ पर कर्वेचर जो है वो पहले ज़्यादा कर्व था, रेडियस कम थी, अब क्या हो गई, रेडियस बढ़ गई। आया समझ में? तो पिछली बार क्या था, r इंटू एच, क्योंकि इजिकल टू अब क्या आएगा, यहाँ की रेडियस अब मैंने मान ली है r1 इंटू एच। कौन सी रेडियस, r1 इंटू एच। गॉट इट? तो ये बहुत ही, क्योंकि इस तरह के कंसेप्ट जो है ना वो लोग अवॉइड कर देते हैं समझाने में, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो गया, r1 इंक्रीजेस क्योंकि h1 क्या है, डिक्रीजेस, दैट प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ पर कर्वेचर रिमेन्स कॉनकेव। कर्वेचर कैसा रहा है, कॉनकेव ही रहा है, क्योंकि तुम्हें ऐसा कर्वेचर नहीं बनेगा, कॉन्वेक्स कर्वेचर नहीं बनेगा, उसकी रेडियस बढ़ जाएगी और हाइट कम हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। आया आपको समझ में? ठीक है, आगे समझ में? तो ये था कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। ओके, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में और कराता हूँ। दिस इज द कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा, इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ, शुरू कर रहा हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन यानी सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, पहला है ऑन टेम्परेचर। ऑन टेम्परेचर सरफेस टेंशन बेसिकली क्यों अराइज होता है कि जो सरफेस फिल्म पे मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है। और वो डाउनवर्ड फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि जो उसकी वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अपर हाफ पार्शली या कंप्लीटली एम्प्टी होते है ना। अगर वो नहीं होता तो सरफेस टेंशन नहीं होती। अब ऐसा बोला जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है ना। जैसे सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू आता है सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू टी। ये एक रिलेशन होता है ना। उसने ये बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, लीनियरली कम होता है। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। इस तरह के फार्मूले जो है फिजिक्स में रेजिस्टेंस में भी यूज होते हैं और लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी यूज होते हैं। आ गया समझ? तो कुल मिलाकर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू T। ठीक है, लेकिन ये वैलिड है फॉर स्मॉल टी। चेंज इन टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, तो वहां के लिए वैलिड। तो यहां पर एक तो बात समझ में आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है ना वो वीक हो जाता है, और वीक हो जाने के कारण सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन यहां पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि ये है सरफेस टेंशन और ये है टेम्परेचर। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सरफेस टेंशन कम हो रहा है, और फिर ये ग्राफ आता है। दूसरा ये ग्राफ, तीसरा ऑलमोस्ट ये ग्राफ है, और चौथा ये ग्राफ। ये बताता है कि सरफेस टेंशन कभी भी जीरो नहीं होता।
ये बॉइलिंग पॉइंट, ये क्रिटिकल टेम्परेचर, समझ में आया? तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? 1 2 3 4। 1 नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद में ये स्टॉप हो जाएगा, कि टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा है कि बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन 0 होता है, कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन 0 होता है, कि इन्फिनिटी टेम्परेचर इन्फिनिटी पर सरफेस टेंशन 0 होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जहाँ पे लिक्विड क्या होगा, बॉइल्ड होना शुरू होता है, जैसे वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब यह है कि जहाँ पर लिक्विड की 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स कोएग्जिस्ट होती है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल के बीच में वो लिक्विड वेपर प्रेशर वगैरह जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाता है। ऐसा मैंने केमिस्ट्री में बचपन में सीखा था, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। तो बेटा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन 0 नहीं होता, कहाँ पर होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पर। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे, बताता हूँ। ये सरफेस फिल्म है, यहाँ पर लिक्विड है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर होता क्या है कि यहाँ का जो लिक्विड है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट के बाद में वो वेपराइज होकर जब वो ऊपर पहुँचता है, तो यहाँ पर लिक्विड इन गैसेस स्टेट जो है वो रहता है। तो इसलिए यहाँ का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें ऊपर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जितने नीचे होते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर पर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, देखो नॉर्मल टेम्परेचर पर ऊपर वाली माला इसकी पूरी खाली नहीं रहती, कुछ तो भी उसमें लिक्विड गैसेस स्टेट में वेपर फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं ना, तो यहाँ पर जो लिक्विड इन गैसेस स्टेट है, वो जो लिक्विड इन गैसेस स्टेट है ना, वो बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर उसके ऊपर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड के बढ़ जाते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर एग्जैक्टली लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में आने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये जो अपना बंदा था M4, इस पर भी नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इस पर भी नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो दिस इज द कंसेप्ट जिसमें आपको ये बताया है कि हाउ द सरफेस टेंशन वेरीज विद द टेम्परेचर। इस पर ऑब्जेक्टिव जो है ना, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनता है ना। बहुत सिंपल है, एकदम न्यूमेरिकल जा रहा था, फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। और उसके अलावा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नीट वगैरह में जहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह के क्वेश्चन की। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का इफेक्ट समझ लिया। अब है सॉल्युबिलिटी का। है ना, अगर कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में, कोई सब्सटेंस कंप्लीटली सॉल्यूबल है, तो उससे सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? इंक्रीजेस। एग्जाम्पल के लिए यहां पर है वाटर प्लस सॉल्ट, तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। वाटर में सॉल्ट कंप्लीटली सॉल्युबल है, वाटर प्लस शुगर,
सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो खारा पानी होता है ना उसमें कपड़े धोना डिफिकल्ट, क्योंकि खारे पानी का क्लीजनिंग एक्शन जो है वो कम हो जाता है। सॉल्टेड वाटर जो होता है ना, कहीं पे कुएं में से पानी निकलता है और खारा पानी अगर निकलता है तो उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होने के कारण उससे कपड़े अच्छे नहीं धुलते। समझा? नॉर्मल पानी नहीं धुलते, नहीं तो तुम बोलोगे कि फिर पानी में शक्कर मिला दो, मीठा पानी हो गया, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, तब भी सरफेस टेंशन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा और वो नहीं होगा। नहीं तो मालूम पड़ रहा है कि रसगुल्ले लाए और उसकी चाशनी अपन ने पानी में डाल दी और उससे कपड़े धोना ईजी होगा, लेकिन ये दोनों से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन अगर कम होता है ना तो पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है ना। समझ में आया? जैसे जैसे अगर पार्शली सॉल्यूबल है, क्या है, पार्शली सोल्यूबल है कौन, कोई चीज, जैसे वाटर प्लस डिटर्जेंट, वाटर प्लस फिनॉल, फिनॉल का वो क्या है, ओ एच, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, तो ये फिनॉल है। तो फिनॉल जो है, हाँ सर्कल यहाँ पे, वाटर प्लस फिनॉल है ना, इसमें आप सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए जब पानी में फिनॉल डालते हैं तो वो टाइल्स वगैरह में क्लीजनिंग एक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो वो जहाँ पर पहुँचना चाहिए ना उससे ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करने लग जाता है। डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, रिड्यूसेस हो जाता है, तो वो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाती है। इसलिए बोला जाता है कि वो कोने कोने में छुपे मेल के कीटाणुओं को बाहर निकाल देता है। ठीक है, आया समझ में? तो सॉल्युबिलिटी से भी सरफेस टेंशन पे बढ़ता भी है और कम भी होता है। अब अंतिम चीज है एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, ऐसा नहीं, अपमार्जक। डिटर्जेंट का हिंदी नाम क्या है, अपमार्जक। अगर तू किसी मॉल में पहुंची और वहां पे पूछा कि मुझे 5 किलो अपमार्जक चाहिए, है ना, तो वो बोलेगा कि ऐसा कोई प्राणी अपने यहाँ पे नहीं है, तो बताना कि अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट। तो वो बोलेगा सीधे सीधे बोल दे कि डिटर्जेंट चाहिए, है ना, ज़्यादा हिंदी क्यों झाड़ रही, है ना। अब डिटर्जेंट यानी अपमार्जक है, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हेयर पिन शेप के होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट जो है वो क्या होते हैं, हेयर पिन शेप। ये हेयर पिन भी कौन सी वाली, पुरानी वाली जो आपकी दादी वगैरह जो है यूज़ करती होगी, है ना, तो वो हेयर पिन जो है ना वो कुछ इस तरह का शेप हो जाता था उसका, ऐसे शेप की हेयर पिन आती है ना, तू तो नहीं लगाती, हाँ आया समझ में? कौन लगाता है ऐसी ऐसी हेयर पिन, वो पतले तार की आती है और ऐसे, है ना, तो ये हेयर पिन शेप होती है। वो मैंने कहा था ना कि दादी या लगाती है घर पे, ये हेयर पिन, गॉट इट, विजुअलाइज हुआ, है ना, एक बार तो लगी ही होगी तूने। तो ये जो पानी है ना बेटा, इस पानी में अगर मैं डिटर्जेंट डाल देता हूँ तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ डिटर्जेंट है वो क्या है, हेयर पिन शेप के। तो ये फ्लोट होते हैं, इसका ये पार्ट कहलाता है हेड और ये पार्ट कहलाता है टेल। तो ये ऐसे फ्लोट होते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं। और इनमें जब हम डर्टी क्लॉथ डाल देते हैं, ये कपड़ा है और यहां पर क्या है, ऑयल है, ग्रीस है, ऑयल है, इस तरह का गंदा कपड़ा है। तो इन डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की टेल जो है वो ऑयलोफिलिक होती है, उनको प्यार होता है ऑयल से, तो वो क्या करती हैं, कूच करती हैं, यानी आक्रमण करते हैं। कौन, ये मॉलिक्यूल्स।
एंड आक्रमण करके क्या कर देते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं ऑयल वाले रीजन, है ना। अगर आपका अचार जो है वो गिर गया कपड़े में तो गंदा हो जाएगा, लेकिन आपने डिटर्जेंट में धोया तो क्या होगा, वो साफ क्यों होता है, क्योंकि ये जो टेल विथ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल विथ तेल है ना, वो क्या करते हैं उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, है ना, और वहाँ पर पहुँचकर वो पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनकी पेनेट्रेटिंग पावर क्या है, बढ़ गई। और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे, इतने बड़े नहीं दिखते, नहीं तो तुम बोलोगे घर जाकर झाग दिख रहे सर, वो मॉलिक्यूल तो दिख ही नहीं रहे हैं, सिर कहाँ है और पेट पूछ कहाँ है। तो कुल मिलाकर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स वहाँ पर आक्रमण कर देते हैं, और जब हम उसको रीन्स करते हैं, है ना, तो वो मॉलिक्यूल विथ दैट ऑयल या जो भी डर्टी पार्ट है उसको लेकर वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और वो फिर धुल जाता है। कौन? कपड़ा, है ना। इस तरह से डिटर्जेंट जो है वो काम करता है, समझे। एक चीज़ और है कि इस पे, क्योंकि छोटा सा पार्ट है, अगर मैं भूल गया का मतलब अभी मैंने सोचा कि अगली क्लास में कराऊंगा और अगली क्लास की शुरुआत जो है उसमें उसको नहीं लिया तो गड़बड़ होगी। ऐसा बोला जाता है कि हॉट वाटर में कपड़ा धोना ईजी होता है, बिकॉज दैट हॉट वाटर में सर्वेलेशन कम हो जाता है। शाबाश, वाह, है ना। तो मम्मी को आज बता देना कि कपड़े धोना गर्म पानी में क्यों धो जाता, मम्मी बोल, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और तुमको बता दिया तो फिर मम्मी भी अपने आप को स्मार्ट समझने लग जाएगी, है ना। फिर हॉट सूप और कोल्ड सूप में ज़्यादा टेस्टियर कौन होता है? हॉट सूप। हॉट सूप इज मोर टेस्टियर देन कोल्ड सूप। क्यों? क्योंकि हॉट सूप जैसे ही हमारी टंग पर रखता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण सरफेस टेंशन कम होता है, तो वो ज़्यादा स्प्रेड होता है टंग। क्या होता है, टंग पर ज़्यादा स्प्रेड होता है, और उसके कारण टंग के ईच सेल्स जो है उसका टेस्ट ले पाते, है ना। कोल्ड सूप जो है ना वो सीधे पिया जाता है, लेकिन हॉट सूप जो है उसका सरफेस टेंशन कम होने के कारण, उसकी पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होने के कारण वो टंग के, समझ गए, तो इसलिए हॉट सूप इज मोर टेस्टियर देन कोल्ड सूप। तो ये वाला पार्ट जो है मेरी तरफ से थ्योरी आपकी सरफेस टेंशन की कंप्लीट हो गई। अगला क्लासेस जो है मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे लूँगा और उसमें आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है।